हेलो बच्चों। आज का ये वीडियो हम लाए हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। और आज हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को विद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हम सीखेंगे बेटे, आज उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे 11th क्लास की। तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि आप 11th में आ चुके हैं, तो कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से सोच रखा होगा कॉमर्स लेना है, कुछ लोगों को नहीं मिला साइंस इसलिए कॉमर्स लिया है। पर एक चीज कंफर्म है बेटा कि आज आप सब लोग इक्वल पोजीशन पर हैं, मतलब सेम स्टेज से शुरू करेंगे और सबके पास सिमिलर अपॉर्चुनिटी है टू स्कोर इन 11th क्लास। ठीक है बेटा, स्पेशली इन कॉमर्स टीम, क्योंकि बाकी में आपने पीछे से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। कॉमर्स टीम इकलौती ऐसी टीम है जिसमें अकाउंट्स में आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ें आपके पास नई नई आएंगी और नई नई आएंगी तो सीखने के लिए उत्सुकता भी रहेगी। पर आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलना है और अभी के आगे के 10 क्लासेस में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे। ठीक है बेटे, तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग टर्म से। तो सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म हमारे पास आती है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी अपनी डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। मतलब जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, वो एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अथर्वा, ये एक शेफ है। ठीक है बेटे, तो अथर्वा जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है। और अथर्वा ने क्या किया बेटा, एक बिजनेस स्टार्ट किया, यानी एक दुकान खोली इन्होंने मोमोज की और उसका नाम रखा मोमोज हाउस। तो जो मोमोज हाउस है ये क्या है बेटे, ये इनका बिजनेस है। तो इस बिजनेस को हम बोलेंगे बिजनेस एंटिटी। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अथर्वा इज ऑनर ऑफ बिजनेस और मोमोज हाउस इज अ बिजनेस। ठीक है बेटा, लेकिन दोनों की अलग अलग एंटिटी है। बिजनेस की एंटिटी अलग और इंडिविजुअल जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी एंटिटी अलग। ठीक है बेटे, तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे आने वाले टाइम में वो सिर्फ हम बिजनेस के लिए करेंगे, अथर्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। मतलब बिजनेस एक अलग एंटिटी हो गई और बिजनेस के लिए अथर्वा इसका ऑनर हो गया जिसने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, तो बिजनेस एंटिटी वो एंटिटी हो गई जिनके स्पेशली आइडेंटिफाइड बिजनेसेस होंगे, एंटरप्राइजेस होंगे, लाइक बिग बाजार, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फ्रेश, ईटीसी, मैकडोनल्ड्स, ये सब आपके बिजनेस एंटिटीज हो गए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आता है बेटे ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन वो है जहां पर गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं फॉर सम मनी वैल्यू। ठीक है, मतलब आओ देखो, ये विधु है, ये फूल बेचती है बेटा। तो विधु ने फ्लावर बेचा विनीता को और विनीता ने उसके बदले इसे क्या दे दिए, पैसे दे दिए। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ, यानी एक्सचेंज हुआ किसका बेटा, फ्लावर और मनी का। ठीक है ना, दिस इज ट्रांजेक्शन। और ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर कैश इन्वॉल्व हो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटे, अब ये एक रोजाना जनरल स्टोर है जहां से विनीता ने ग्रोसरी उधार में खरीदा है। ठीक है बेटा, तो रोजाना जनरल स्टोर ने सोल्ड किया इसको ग्रोसरी ऑन क्रेडिट, उधार में। तो यहां पर भी ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन क्या हुई, ग्रोसरी स्टोर ने इसको सामान दिया और बदले में इसको पैसे देने हैं, दिया हो या ना दिया हो उससे मतलब नहीं है, मनी इन्वॉल्व हुई है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है बेटे, तो इस ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है बेटा? अगर कैश इन्वॉल्व है तो कैश ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट बाद में होगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चे, चलो फिर आती है बेटा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। ऐसी ऑब्लिगेशन जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेंगी वो हमारी लाइबिलिटीज हैं। अच्छा सर, कैसे? आओ देखो जरा। जैसे ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था और पैसे दिए थे बिजनेस को, तो जैसे ही पैसे दिए थे इस बिजनेस ने क्या बोला था, बेटा मैं तो अलग एंटिटी हूं। इसने कहा अच्छा, तो अलग एंटिटी है तो मुझे ये पैसे जिस दिन तू बंद हो जाएगा ना उस दिन वापस कर दियो। मतलब जिस दिन ये बिजनेस शट डाउन हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा उस दिन इस बिजनेस को ये वाली कैपिटल इसको अथर्वा को वापस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और अथर्वा जो है ये ऑनर है इस बिजनेस का। तो अथर्वा जो ऑनर है इस बिजनेस का, इसलिए वो इस बिजनेस का क्या हुआ बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी। क्या हुआ? इंटरनल लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई?
इस बिजनेस को, क्योंकि ये अलग एंटिटी है, इस एंटिटी को, अथर्व को, ये वाला जो कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट किया था ना, वो कैपिटल इसे वापस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे। ऐसे ही अगर इसने बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक से वापस करना पड़ेगा, या किसी ग्रोसरी स्टोर से इसने गुड्स उधार में खरीदे होंगे तो भी वापस करना पड़ेगा। तो बैंक भी बेटा आउटसाइडर है और रोजाना स्टोर भी आउटसाइडर हो गई। तो इन दोनों से, इन दोनों ने जो सामान खरीदा वो आउटसाइडर से खरीदा। इस लाइबिलिटी को हम बोलेंगे बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है बेटे। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा कैपिटल। अभी पीछे बताया था कैपिटल क्या होता है। कैपिटल है बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। मतलब ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो क्या है बेटा? कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल बिजनेस में कई तरह से आ सकते हैं, जो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अथर्व ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसने कैश दिया, कुछ कुछ गुड्स ले आया, कुछ इक्विपमेंट्स ले आया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले आया। तो ये सारी चीजें लेकर बिजनेस में आया है। तो इन सारी चीजों का जो मनी वैल्यू का सम होगा वो कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 कैश ले आया, 10,000 के गुड्स ले आया, 10,000 के इक्विपमेंट्स ले आया और 10,000 के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले आया। तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया बेटा? 80,000। बात समझ में आ गई? और कैपिटल जो है, ये जो पैसा आएगा इसी पैसे से हम एसेट्स खरीदेंगे। इसलिए कैपिटल इज अ ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसीलिए कैपिटल हमारी क्या है बेटे? लाइबिलिटी है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं जरा कैसे एसेट के अगेंस्ट है। तो क्या हुआ कि बेटा कैपिटल से सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए है और लोन से आए 2 लाख रुपए। दोनों से टोटल कैश कितना आया मेरे पास? 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए के कैश को मैं मार्केट में खर्च करने गया तो मैंने कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कुछ से मैंने ऑफिस का फर्नीचर खरीद लिया, कुछ से मैंने मशीन खरीदी, कुछ मैंने स्टॉक खरीद लिया। तो ये सारी चीजें बेटा मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि सर ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बेटा। अभी एसेट के डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे हम इसके बाद। तो ये सारी चीजें एसेट्स जो हैं वो कहां से आई हैं बेटे? कैपिटल और लोन से जो पैसा आया था उसी से तो आई हैं, है ना? तो अगर इन एसेट्स को आप सोल्ड आउट करोगे तो पहले आप पेमेंट करोगे किसकी? एक्सटर्नल की, और बाद में फिर इंटरनल लाइबिलिटीज की। तो जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो सब अगेंस्ट सिक्योर्ड होती हैं किसके बेटे? एसेट्स के। बात ठीक है? आओ जरा फिर एसेट्स देख लेते हैं क्या होता है। Assets are properties or legal rights owned by an individual or a company to which money value can be attached. Assets क्या है बेटे? प्रॉपर्टी है या कोई लीगल राइट है जिसके साथ कोई मनी वैल्यू अटैच्ड हो। ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एसेट्स इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि फ्यूचर में होने वाला लाभ है। द राइट, कोई अधिकार है, विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जो किसी के पास मालिकाना हक है या उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है। और वो कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है बेटे। तो एक सिंपल सी बात, पीछे वाले अगर एग्जांपल को मैं देखूं तो उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि सर एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी के होता है। यानी कि एसेट्स जो है वो कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज से ही बनता है। मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल से जो पैसा आया उसी पैसे से मैंने एसेट्स बनाए। ठीक है बेटे। चलिए सेल्स, तो जहां गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो जाए उसे हम सेल्स बोलेंगे। ठीक है बेटे। और सेल बेटा दो तरह का होता है, एक क्रेडिट सेल और एक कैश सेल। चलो तो आओ। तो मोमोज हाउस ने मोमोज बेचे हैं रोमा को, और रोमा ने इसके बदले क्या दिया बेटे? कैश दिया, यानी फॉर कैश। तो रोमा ने जो सेटलमेंट थी वो हाथ के हाथ कर दी, इसलिए ये क्या हुआ? कैश सेल। लेकिन उसने फिर गुड्स यानी मोमोज बेचे थे रोज को उधार में, और रोज ने इसके बदले पैसे नहीं दिए थे बेटा। तो सेटलमेंट इसका कब होगा? कुछ टाइम बाद। तो जब बाद में सेटलमेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है बेटे। तो सेल के दो पार्ट होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। जहां कैश इन्वॉल्व हो जाए वो कैश सेल है, और जहां क्रेडिट इन्वॉल्व हो जाए वहां क्रेडिट सेल है। अब कैश सेल का मतलब ये नहीं है कि हम कैश बेच रहे हैं, मतलब नगद बेच रहे हैं। अब नगद बेचने का मतलब आपको पैसा में मिल सकता है, आपको पैसा चेक से मिल सकता है, आपको पैसा किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के थ्रू मिल सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है पैसा मिलने का। ठीक है बेटे। वो सब कैश ट्रांजेक्शन कही जाती है। ठीक। चलिए फिर आता है बेटा रेवेन्यूज। तो सेल के साथ और अदर बेनिफिट्स जोड़ दीजिए तो वो रेवेन्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल तो किया ही, सर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, तो वो भी। सर हमने कमीशन
कमाया, यानी कि किसी का एक्सचेंज या ट्रांजेक्शन कराई तो उसके बदले हमें कमीशन मिला, तो वो कमीशन प्लस रेंट। रेंट, कोई प्रॉपर्टी हमने रेंट पे चढ़ा रखी थी तो उसका रेंट। ठीक है बेटे। तो जब ये सब चीजें इक्वल आ जाए, मतलब सब चीजें जोड़ दो आप, तो आपको रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, फिर आता है व्हाट इज गुड्स। तो गुड्स को मैं आसान भाषा में बात करूं तो जिस चीज में हम डील करते हैं वो हमारा गुड्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस क्या है, मोमोज पॉइंट है, तो मोमोज पॉइंट अगर मोमोज बेच रहा है तो मोमोज उसके लिए गुड्स हो गए। ठीक है बेटे। ऐसे ही हमारे पास और क्या हो सकता है, सब्जी वाला है तो सब्जी उसके लिए गुड्स है, मिठाई वाला है तो मिठाई उसके लिए गुड्स है, दूध वाला है तो दूध उसके लिए गुड्स है। ठीक है बेटे। चलो जी, फिर आता है बेटा प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर द रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बारे में मैं अगर बताऊं आपको, तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल प्राइस क्या हो गया बेटा, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं, ठीक है ना, जहां जहां से पैसा रिसीव हुआ सब रेवेन्यू है। और उसमें से आप अपने खर्चे को माइनस कर दीजिए, यानी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। बात समझ में आ गई बेटे? आओ देखो जरा। तो मोमोज पॉइंट ने क्या किया बेटा, 70 रुपए के मोमो 50 रुपए के मोमोज को 120 रुपए में बेचा, तो कितना कमाया, 70 रुपए। ये 70 रुपए इसका प्रॉफिट है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, मतलब नॉर्मल गुड्स बेचकर जो कमा रहा है वो प्रॉफिट है। और बेटा जी अगर ऐसा हो जाए कि वो अपने फिक्स एसेट्स को बेच ले, या किसी कोर्ट केस को जीत कर पैसा मिले, या उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेन। अगर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर कमा रहा है तो प्रॉफिट है, बाकी कोई चीजें उधर उधर से कमाई हो रही है तो वो गेन है। ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल क्या किया, मोमोज हाउस ने अपने फर्नीचर को ही बेच दिया, तो जब उसने अपना फर्नीचर बेच दिया तो उससे क्या हुआ बेटा, गेन हुआ। ठीक है, कितने का, 1200 का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है लॉस। तो बेटा किसी भी वे में लॉस हो, वेदर यू आर सेलिंग गुड्स और यू आर सेलिंग एसेट्स, या आपका गुड्स जल जाए, या आपके ऑफिस में कोई चोरी हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह का लॉस लॉस कहलाता है ना। किसी भी तरह से आपका कोई नुकसान होता है तो वो लॉस है। ठीक है, क्लियर है बेटे। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिफरेंस तो लॉस होता ही है, मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए आपकी रेवेन्यू से तो वो लॉस है। ठीक है बेटे। तो देखो जरा, जैसे कि मैंने फर्नीचर सोल्ड किया 8,000 का 7200 में, तो 800 का लॉस हो गया। और यहाँ पर मैंने अपने मोमोज 150 रुपए के मोमोज को मैंने 120 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पे भी मुझे लॉस हो गया। ठीक है बेटा, इन दोनों तरीके के लॉस को हम लॉस ही कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितने भी तरह का जो नुकसान है वो सब लॉस कहलाता है। ठीक है बेटा। आओ नेक्स्ट है परचेज। जब आप गुड्स खरीदेंगे मार्केट से तो परचेज कहलाएगा। गुड्स मतलब, हाँ जी सर, जिसमें हम डील करते हैं वो हमारे गुड्स होता है। ठीक है बेटे। तो गुड्स अगर आपने कैश में खरीदा है तो उसे आप बोलोगे कैश परचेज, और गुड्स बेटा अगर आपने उधार में खरीदा तो उसे क्या बोलोगे, क्रेडिट परचेज। ठीक है बेटे। अब गुड्स दो तरह के होते हैं, एक जैसे बिग बाजार है, ये ट्रेडिंग कंपनी है बेटे। कैसी कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, तो इसको हम ट्रेडिंग बिजनेस बोल देते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो सामान होलसेलर से खरीद के लाते हैं और फिर रिटेल में बेच देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये लोग गुड्स खरीदते हैं रीसेल के लिए। ठीक है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे सेल है हमारी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वो क्या करती है, रॉ आयरन खरीद के उससे स्टील बनाती है ना। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, तो रॉ मटेरियल वो खरीदेगी और उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? चलिए, फिर आता है बेटा डेटर। वो पर्सन जिसको आपने गुड्स उधार में बेचे हैं वो आपका डेटर है। सिंपल सी बात है ना। वो पर्सन, पर्सन या इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस, दुकान भी हो सकती है और इंसान भी हो सकता है, जिसको आपने उधार में बेचा है वो आपका डेटर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसने मोमोज बेचे हैं रितिका को क्रेडिट पर। मोमोज हाउस ने रितिका को मोमोज क्रेडिट पे बेचे, मतलब रितिका आई, खाया, कहता अंकल कल लेना, आज है नहीं हमारे पास पैसे। इसने कहा ठीक है बाद में दे देना। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो पैसा है वो रितिका से रिसीव होना है बिजनेस को, तो अभी रिसीव नहीं होगा, बाद में रिसीव होगा। तो जब तक ये दे नहीं देती तब तक ये बिजनेस की क्या है बेटे, डेटर। बात क्लियर? ऐसे ही बिजनेस चला गया किसी के पास पैसे सामान खरीदने, जैसे सुपरमार्केट गया, ये सुपरमार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाया, तो रॉ मटेरियल अगर ये उधार खरीद के ला रहा है तो सुपरमार्केट इसका क्या हो गया बेटा,
क्रेडिटर, सुपरमार्केट क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। समझा की बात। अब क्रेडिटर क्यों हुआ, क्योंकि सर सुपरमार्केट को आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर में मिलने वाला है तो डेटर और पे करने वाले हैं तो क्रेडिटर। बात ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है बेटा बिल्स रिसीवेबल। अगर आपका डेटर आपको पैसे देने की में असमर्थ है तो वो क्या करेगा, पोस्ट डेटेड कोई बिल दे देगा। पोस्ट डेटेड बिल को आप आसान भाषा में, अभी तो आप इतना जानोगे नहीं तो आसान भाषा में बता देता हूं, इसको चेक मान लो आप कि ये चेक है। ऐसा चेक जो फ्यूचर में कभी जाके क्लियर होगा, मतलब आज के डेट पे क्लियर नहीं कर सकते उसे, आप कभी और करोगे। जैसे आज सपोज करो कि 24 अप्रैल 2020 है, तो इसको आप, वो आपको चेक देगा कि सर लॉकडाउन खुलेगा 3 मई को, तो एक काम करते हैं आपको 15 मई का चेक दे देते हैं, 15 मई को आपका ये चेक क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा। तो फ्यूचर डेट के लिए अगर कोई बिल आपको डेटर देता है तो हम उसे बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और फ्यूचर डेट पर पेमेंट के लिए आप अगर अपने क्रेडिटर को बिल देते हो या चेक देते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बिल्स पेएबल। ठीक है। चलिए फिर आता है बेटा इंसॉल्वेंट। ऐसी सिचुएशन जब अपने एसेट से आप अपने डेट के पेमेंट नहीं कर पाए तो वो क्या होता है बेटा, इंसॉल्वेंट होता है वो इंसान। ठीक है। जैसे कि विजय माल्या थे, नाम सुना है। हाँ सर सुना तो है। इनकी बेटा नेटवर्थ थी 7630 करोड़, यानी कि तकरीबन $1 बिलियन। ठीक है बेटा। और इन्होंने लोन ले रखा था 9000 करोड़ का, यानी कि तकरीबन $1.3 बिलियन। तो इनकी सिचुएशन ये थी कि ये अपनी वर्थ से, यानी अपने एसेट से अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बेटा। तो इनकी जो सिचुएशन थी वो इंसॉल्वेंसी सिचुएशन थी, तो माल्या वाज इंसॉल्वेंट। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया छोड़ के भाग जाओ जो कि इलीगल है, और लीगल ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से कहिए कि सर मैं इनकैपेबल हूं अपने लोन के पेमेंट के लिए, तो आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का मतलब वो पर्सन अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं रहेगा। वो पर्सन किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और पुलिस फिर उसको प्रोटेक्शन भी देगी, वरना जिसका पैसा ले रखा है वो तो 100-100 ग्राम बांट के घर ले जाएंगे इसका, अगर पैसे नहीं देंगे तो। समझ रहे हो ना। हाँ। और बेटा अगर सिचुएशन उल्टी होती कि इसके पास 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती और 7630 करोड़ का नेटवर्क लाइबिलिटी होती, तब तो ये आसानी से पे कर लेता। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सॉल्वेंसी, यानी कि वो बंदा सॉल्वेंट था। ठीक है बेटा। चलो फिर आता है बेटा बैड डेट्स। अगर आपका डेटर किसी भी कारण से आपको पैसे देने में असमर्थ हो जाए तो वो कहलाता है बैड डेट्स। ठीक है। क्लियर है बेटा। हाँ कोई भी रीजन हो सकता है बेटा, जैसे उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो भाग जाए घर छोड़ के। समझ रहे हो ना। तो कोई भी ऐसी या पागल हो जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो आपको इनकैपेबल हो जाए पेमेंट करने के, तो वो बैड डेट हो जाता है। मतलब अब वो पैसा किसी भी हाल में रिकवर हो ही नहीं सकता। ठीक। ठीक है सर। फिर आती है बेटा ड्राइंग्स। तो ऑनर ने जब पैसा दिया था तो मैंने उसे कैपिटल बोला था, और अपने पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से या तो गुड्स निकाल के ले जाए या पैसा निकाल के ले जाए तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। समझ गए। यानी कि सपोज करो कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में, और मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार मैं 80,000 से बिजनेस चलाऊंगा, 20,000 मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसमें से 20,000 निकाल के अपने घर ले गया। तो वो क्या हुआ बेटे, सर ड्राइंग्स हुई। ठीक है। और मैं दुकान पे बैठा था, मेरा बेटा आया, अगर मम्मी ने 2 प्लेट मोमोज मंगाया, चुपचाप दे दो। मैंने बेटा मम्मी से पैसे ले आ गया, पापा पता चल गया ना मम्मी ने मंगाया है। मैंने कहा हाँ बेटा ले जा। तो 2 प्लेट मोमोज वो ले गया, किसके लिए बेटा, मेरे ही पर्सनल यूज के लिए। तो मैं ऑनर हूं और मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर में भेज दिया, तो दैट इज व्हाट सर, वो भी ड्रॉइंग होगी क्योंकि आप अपने गुड्स विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है बेटे। फिर तीसरी चीज आती है बेटा वाउचर। वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब जब आप सामान खरीदते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, या सामान बेचेंगे तो आप कुछ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करो कि कैश में गुड्स खरीदते हो, जैसे शॉपिंग मॉल गए आपने कपड़े खरीदे, तो शॉपिंग वाले मॉल वाले ने आपको एक स्लिप दी, आपने ध्यान से कभी देखा नहीं, इसके ऊपर लिखा होता कैश मेमो, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है। अगर आपने उधार में खरीदा है तो वहां पे लिखा होता है इनवॉइस। ऐसे ही जब आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं तो बैंक आपको एक छोटी सी स्लिप देती है वापस, जो स्लिप भर के आप जमा करते हैं तो एक स्लिप आती है, एंड दैट स्लिप इज कॉल्ड पे इन स्लिप। ठीक है बेटे।
तो आज की क्लास में इतने ही बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। इसका पीडीएफ फॉर्म आप मुझसे ले लेना और नोट्स बना लो, और इतना बेटा पहले पढ़ के थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, और फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू वेरी मच।